जो आदमी खत्म हो चुका था उसको आपने राजा बना दिया। तो वोट तो मिलेगी मोदी जी के नाम, चाहे इंद्रजीत को मिले चाहे रणधीर सिंह को मिले। इसमें अहंकार है, अहम है, ये किसी का नहीं है, धोखाबाज है, झूठा है, सारे अवगुण है इसमें। किंतु अपने कर्म सुधार ले और इतना कमजोर हो, जो आदमी थूक के चाट ले उसको क्या नेता मानोगे? क्या नेतृत्व हुआ, क्या मंत्री हुआ, क्या क्या कहोगे? तो साहसी आदमी नहीं, कायर है। सच्चाई तो ये है कि इंद्रजीत सिंह बीजेपी में तब आए थे जब उनको ये पता लग गया था कांग्रेस तो हार रही है। उस समय अगर भाई साहब, मैं सच कहता हूं, आपको टिकट मिल जाती तो आप भी जीतते। तो मेरा मंत्रालय कटवा के प्रयास भी किस हद तक किया, मैं तो कैमरे के सामने कह रहा हूं। 3 दिन 3 रात काउंटिंग चली थी रेवाड़ी की, पर भूख नहीं मरी। मुझे तो ये खतरा है मरने के बाद भी ना कह दे मैं मर लड़ूंगा। दुख तो मुझे भी होता है, मेरी टिकट कटी है तो रेवाड़ी की टिकट पे तेरा अधिकार भी क्या था। पर हाँ, इसने कटवा दी, मजबूरी में तुझे मिल गई। 3-4 करोड़ रुपए पार्टी ने दे दिया उसको। इनका राव तुलाराम से कोई किसी किस्म का संबंध नहीं है। भगवान उसको सद्बुद्धि दे, और वो अब उम्र इतनी होगी उसको भी मेरी तरह। आपने कभी सोचे नहीं कि अगर राव इंद्रजीत मेरे खिलाफ अगर हो रहे हैं तो मैं भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ूं? 2024 में रणधीर कापड़ीवास चुप क्यों हो गए? 2024 में आपने किसकी मदद की? आरती के लिए आपने भविष्यवाणी की, लेकिन आरती जीत गई। अब बनी तो नहीं, बना दी गई। आज बीजेपी कांग्रेस हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी से मन उछट गया आपका। आप अपने कुछ काम गिनवा पाए कि मैंने ये किया इलाके के लिए, बड़े प्रोजेक्ट आप लेके आए? भविष्य में आप किसको देखते हैं कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आपकी तरफ से कौन आगे रहेंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। रेवाड़ी से पूर्व विधायक रणधीर कापड़ीवास आज मेरे साथ हैं। खास बातचीत करेंगे और कई राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि आज मैंने फोन किया रणधीर कापड़ीवास जी को और थोड़ा फुर्सत में थे, तो आराम से फुर्सत से थोड़ी बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जतिन जी, आपका स्वागत है। विशेष तौर पर कापड़ीवास आने का आपका स्वागत है। यहाँ आए और दर्शन का और बातचीत करने का अवसर मिला जी। तो बातचीत की शुरुआत करेंगे। रणधीर कापड़ीवास जी, मेरा पहला सवाल तो यही रहेगा कि काफी लंबा आपका जीवन रहा, राजनीतिक जीवन, और अब आप जिस पड़ाव में हैं और जब शुरुआत की थी, थोड़ा सा अपने बारे में एक बार बताएं। हमने शुरुआत राजनीति से नहीं की थी, समाज सेवा से शुरुआत की। जन जागृति मंच बनाया, उसके लिए जो सामाजिक बुराइयां थी, दहेज के विरोध में, दारू के विरोध में और दूसरी परंपराओं के विरोध में, दहेज के बारे में बड़ी बड़ी पंचायतें की जगह जगह, और इसी तरह से चरित्र निर्माण में, गौ सेवा में, कई गौशालाओं के मैं कहीं संस्थापक, कहीं प्रमुख, कुछ ना कुछ अपने वैदिक आश्रम घासेड़ा का मैं जब प्रधान रहा तो रामदेव जी का वो सारा शिविर लगाना, उनका योगदान, सब कुछ सबके सामने है। तो मेरा जीवन तो पहले समाज सेवा के प्रति था। बाई लक और बाई एक्सीडेंट में राजनीति में आ गया। लेकिन राजनीति में भी, राजनीति करके कोई स्वार्थ की राजनीति या कोई सत्ता की राजनीति या कोई बड़ा प्रभाव हो या धन कमाने की नियत से नहीं, तो उस समय सेवा की राजनीति थी। और राजनीति में भी जो हमारे उद्देश्य थे, हमने बड़े बड़े पंपलेट छपवाए थे, वॉल राइटिंग कराई थी कि सेवा में ही प्रभुताई है। अधिकारी और नेताओं के अहंकार और अहम और अहंकार का राज नहीं होना चाहिए, अपितु कानून व्यवस्था का राज हो। अगर कोई नेता आपके यहां वोट लेने के लिए आता है, किसी जलसे में आता है, उनको नोटों की माला मत डालो, एक पुष्प भेंट कर दो, सम्मान के लिए आपका स्वागत है। उनके अहंकार को इतना मत पालो कि वो आपको अपने बराबर का ना समझ के, दाता ना समझ के, दास समझने की प्रथा चलती रहे। इसका विरोध हमने किया था। और किसी भी नेता के पैर मत छुओ, नेतागिरी के नाते। पैर छूने के लिए हमारे बुजुर्ग हैं, बाप दादा हैं,
और जो उम्र में विद्वान है, बड़े हैं, उनके पैर छूने चाहिए। अच्छा, आपकी जो ये सोच थी वो लोगों तक क्या कमी रही कि पहुंच नहीं पाई? नहीं, लोगों तक पहुंची। हमारा दायरा सीमित था और उस सोच से ही, क्योंकि हम कोई पारिवारिक तो हमारे पास कोई दबदबा नहीं था, बहुत धन नहीं था, किसी बड़े परिवार में जन्मे नहीं थे। मैं भी किसान था, खेती करता था, हल चलाता था, लावणी करता था, किल्ली और बारे हमने जोड़े हैं। जब थोड़ा सा विकास हुआ तो इंजन लेके आया, तब तक बिजली आ गई। तो जो कठिन परिश्रम हमने किया, उस तरह के लोग थे, तो उसी तरह की हमारी चारों तरफ की व्यवस्था थी। तो हमारा जो, अच्छा पहले उतना बड़ा मीडिया प्रचार नहीं था, इतने बड़े हम नहीं थे कि हमारे एक कहने से अखबार में छप जाए और सारे देश में उसका सूचना पहुंच जाए। हाँ, रेवाड़ी तक जो ये संदेश पहुंचे, लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छी बात है। उसी लिए एक साधारण घर के आदमी ने जब पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा तो स्वीकार्यता इतनी बड़ी। एक तरफ थे कर्नल राम सिंह, सांसद लड़ रहे थे, उनकी बीबी शारदा यादव एमएलए लड़ रही थी। भाई रघु यादव इस क्षेत्र के दूसरे बड़े नेता रहे। और पहले चलो वीरेंद्र सिंह थे, बड़े थे भाई, लेकिन रघु यादव बहुत संघर्षशील और अच्छे नेता रहे। उनका भाई डॉक्टर ईश्वर मेरा दोस्त है, वो भी हमारे, वो समाजवादी पार्टी से थे। राव वीरेंद्र सिंह ये कहने लगे थे, कप्तान अजय सिंह मेरा चौथा बेटा है, अगर तुम निर्दलीय को वोट दोगे तो वोटों का डिवीजन हो जाएगा और कर्नल राम सिंह जीत जाएगा। सबके बावजूद भी मुझे बल्कि हराया गया। लोग जानते हैं उस एपिसोड को, जानते हैं 96 वाले को। मैं 15,000 वोटों से आगे था, मतलब ज्यादा वोट थी। किसी लेमैन से पूछना, उस चुनाव में तो कहीं सिंबल का क्रॉस हो गया, कहीं वोटों का रिजेक्शन ज्यादा हुआ। 3 दिन और 3 रात, ये तो प्रूफ है ऑन रिकॉर्ड, 3 दिन 3 रात काउंटिंग चली थी रेवाड़ी की। सबके रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे और इतनी वोट रिजेक्ट हुई। मैं हारा 500-700 वोटों से और रिजेक्ट हुई मेरी 6-7 हजार। खैर वो समय था, चला गया। चिंता फिर भी ना हार की थी ना जीत की थी। अगर ये जितने भी नेता हैं, मैं 4 बार तो निर्दलीय हारा, ये 2 बार हारने के बाद फील्ड में नजर नहीं आते। ऊर्जा कहां से आती है इतनी? सत्य की ऊर्जा थी, क्योंकि हम सत्य मार्ग पे थे, सरल मार्ग पे थे, धर्म परायण थे, कोई छल कपट था नहीं, सीधी बातें होती थी। राजनीति में आप कैसे आए? पहला कदम क्या था कि मुझे राजनीति में आना है? कोई लेके आया, कोई राजनीतिक गुरु? कुछ नहीं हुआ, ये भी संयोग था। एक बार कर्नल राम सिंह जी से कुछ हो गया था, विधानसभा में सवाल उठे, मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो वहां लोग ये कहने लगे खुद कि भाई अगर रणधीर सिंह चुनाव लड़े तो जीत सकता है। और एक चीज ये मुझे पीड़ा देती थी, ये जो लोग हैं, लोग इनके चरण छूते हैं, जो स्थापित नेता है काम नहीं करते, इनका सम्मान ही सम्मान किए जाओ, आम जनता को तवज्जो नहीं देते, उनके घर नहीं आते, उनके किसी दुख सुख में शामिल नहीं होते और जनता से बहुत बड़ा डिस्टेंस बना के रहते हैं। ऐसे दिखाते हैं जैसे वो बहुत बड़े राजा हो, रजवाड़ा हो, भगवान का स्वरूप हो। मुझे ये पीड़ा देती थी, कॉमन आदमी जो वोट देता है, जो दाता है, असल में जो उनको बनाता है, निर्माता को ये कुछ नहीं समझते। ये परिवर्तन आना चाहिए। जिस बात ने मुझे ज्यादा प्रेरित किया कि हमें राजनीति में आना चाहिए और एक जागृति फैलाएं। हार जीत वाला तो मेरा इशू था नहीं और इसीलिए निर्दलीय लड़े। मेरे से ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा, भाई हमारी पार्टी में आ जाओ, आपको जिता देंगे।
मेरे दिमाग में ये था कि हमारे यहाँ रेवाड़ी में अस्तित्व नहीं है लोकदल का, और उन दिनों बीजेपी का भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था। लेकिन बीजेपी को हम ये समझ के आए थे कि बीजेपी इज ए पार्टी विद डिफरेंस, राष्ट्र भक्तों की पार्टी है और इनमें कुछ करने की ललक है और इनकी आइडियोलॉजी थोड़ी थोड़ी हमसे मिलती है। तो बीजेपी हमने उस हिसाब से ज्वाइन की तो मोदी जी ने एक नारा लगाया था कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। उसी समय मेरे दिमाग में ये आई, कांग्रेस मुक्त भारत जब बनेगा जब बीजेपी कांग्रेस युक्त हो जाएगी, और वो ही हुआ। आज बीजेपी में ये सत्ता का खेल है। मैं किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी की बुराई नहीं करता, लेकिन आज बीजेपी कांग्रेस हो गई। आप गिन लो, हरियाणा में काफी लोग सारे कांग्रेसी हैं। संगठन में देख लो कितने कांग्रेसी जिलों के अध्यक्ष हैं, कितने कांग्रेसी पद लिए बैठे हैं। अच्छा, रेवाड़ी में राव इंद्रजीत की चर्चा काफी होती है, और मैं आपने जो अभी बयान दिया उसी से सवाल मेरा याद आया। ये 2014 में राव इंद्रजीत कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए। आज वो कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ राव परिवार का वजूद है या हवा हमने बनाई। आजकल काफी बयान आरती राव की तरफ से आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, उनको कैसे देखते हैं? देखो जी, खुद मियां मिट्ठू कोई कुछ भी बन जाए। सच्चाई तो ये है कि इंद्रजीत सिंह बीजेपी में तब आए थे जब उनको ये पता लग गया था कांग्रेस तो हार रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, निर्दलीय इंसाफ मंच में तेरी जमानत जब्त होगी। उन्होंने सर्वे कर ली थी, और बीजेपी की आवश्यकता ये थी कि जो वहां से आ रहे हैं कुछ ना कुछ लेके ही तो आएंगे, ज्वाइन करा लो। इनको जो बेनिफिट मिला, इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, ये सांसद मंत्री रहे, तो एक मंत्री पूर्व मंत्री अगर कांग्रेस का आता है तो उस समय बीजेपी शायद उतना आत्मविश्वास नहीं था जितना मोदी जी की हवा थी। अंडरकरंट बहुत जोर का था, प्रत्येक व्यक्ति मोदी मोदी बोल रहा था। उस समय अगर भाई साहब, मैं सच कहता हूं, आपको टिकट मिल जाती सांसद की गुड़गांव से तो आप भी जीतते, क्योंकि वो जीत बीजेपी और मोदी की थी। अच्छा, आरती राव इसको अहंकार पाल ले, और वैसे भी मुंह से बाद में आज कुछ भी कहते, हर चुनाव में इंद्रजीत सिंह ने वोट मांगी, मैं मोदी जी के नाम की वोट मांग रहा हूं, हाथ जोड़ के वोट मांगी है। मैं झोली करके मोदी जी के लिए वोट मांग रहा हूं। आपने जो चुनाव लड़ा, जब आप विधायक बने, आपने मोदी जी के नाम पे वोट मांगे? हाँ, मांगे। मेरा जीतने का कारण भी यही था। 3 कारण थे। नंबर 1, लगातार मेरी हार, निर्दलीय में भी और बीजेपी में भी, और वोट अच्छे मिलना पर लगातार हार। तो एक सिंपैथी थी कि भाई आदमी तो बढ़िया है, लेकिन बीजेपी का 1-2 सीट आएंगी और कप्तान बनेगा मंत्री, उससे उसको लाभ मिलता था, मैं हारता रहा। जब अनुकूल परिस्थिति आई, बीजेपी की हवा बनी, जब मैं बीजेपी के नाम से हार रहा था और 36,000 वोट मिली, उस समय भी इंद्रजीत सिंह ने मेरी टिकट काटने की कोशिश की भरपूर 2014 में। लेकिन क्या था, एक नीति बना दी थी, पॉलिसी बना दी थी बीजेपी ने, जिन पिछले कैंडिडेटों ने पिछले चुनाव में 20,000 से ज्यादा वोट लिए उनको टिकट देंगे। ये पॉलिसी मैटर हो गया था। मेरी वोट थी 36,000, तो टिकट मिलनी जरूरी हो गई थी। इन्होंने तो आते ही ताकत दिखा दी थी। फिर पार्टी के लोगों ने कहा, हमारे सीनियर लोगों ने, कि आप इंद्रजीत सिंह के पास जाओ, सबके यहां जाते हैं, वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो वहां जाने में क्या दिक्कत, वो तो हमारे सांसद हैं। मैं चला गया वहां, उन्होंने, सबको पता है मेरा अपमान किया, आप क्यों आया, आप बुलाए नहीं थे। खैर टिकट भी मिल गई, और प्रभु कृपा से, लोगों की सिंपैथी से या मेरी शराफत से
लोगों की भावना से और मोदी जी के नाम से, बीजेपी की हवा से मैं विधायक बन गया। मंत्री पद के लिए भी शायद आपके पास? हाँ, मंत्री पद के लिए ऑफर आ गई थी, ऑफर का समझ गए थे हम। पहले दिन शाम को फोन आया कि कापड़ीवास जी कल ओथ सेरेमनी है और आपको सोनीपत टोल के पास जितेंद्र डीएसपी मिलेंगे, सरकारी गाड़ी होगी, वहां आप अपनी गाड़ी छोड़ के उस गाड़ी में बैठ के आएंगे। तो हमने ये मान लिया कि जब सरकारी गाड़ी आ गई, ऐसे ऐसे है, अपनी गाड़ी को छोड़ के वापस चले जाना। तो इस बात से जैसे ही हम पहुंचे, जिन लोगों की हमने, अब मुझे फिर वही बात है, इन लोगों की इतनी मदद की, मेरा पाँव टूटा तो इनकी वजह से। और राव वीरेंद्र सिंह, आपका तो परिवार राव वीरेंद्र के साथ पीढ़ियां डेडिकेटेड रही और इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई आदमी आम परिवार से तुम्हारी बिना सपोर्ट के, तुम्हारी ताकत के बिना जीत गया तो वो तो बहुत बड़ा नेता हो जाएगा। तो मेरा मंत्रालय कटवा के भाई ठेकेदार साहब को दिला दिया। और मेरे पास जब तक हम पहुंचे नजदीक, टोल से पहले ही फोन आ गया कि उस प्रोग्राम में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है, तो आप ओथ सेरेमनी में अगर आपकी इच्छा हो तो शामिल हो जाना, वरना जो है उसमें कुछ परिवर्तन है, तो आप ना आओ तो कोई बात नहीं। तो हम समझ गए। तो राव इंद्रजीत ने आपका मंत्री पद रुकवाया? अपनी ताकत दिखा, हमारी ताकत लेकर अपनी ताकत दिखा दी। हमने इनको हर बार बनाया, हम इनको बनाने वाले थे। इसके हलके में जाटू साना में भी मैं इनकी मदद करता था। ये खटास कहां से पैदा हुई? मेरी टिकट कटवाने के लिए जो इसने प्रयास किया, और प्रयास भी किस हद तक किया मैं तो कैमरे के सामने कह रहा हूं, उसको कसम धर्म उठवा लो। इन्होंने टिकट मिलने से पहले एक छोटी लेटर पैड पे एक चिट्ठी लिखी जो अमित शाह जी की फाइल में मिली मुझे, फोटो जिसकी मेरे पास आई। उसमें लिखा, डिटेल ऑफ रणधीर सिंह कापड़ीवास, नंबर 1 सीरियल डिफीट, नंबर 2 रिलेशन विद कांग्रेस कैंडिडेट, नंबर 3 ऑलवेज सपोर्टिंग कांग्रेस कैंडिडेट, नंबर 4 हैव बीन माय डमी कैंडिडेट सेवरल टाइम, हैव बीन माय डमी कैंडिडेट सेवरल टाइम। जब वो चिट्ठी मेरे पास फोटोकॉपी आई, किसी ने भेजी, मैंने उसका जवाब लिख के भेजा कि मैंने फला सन में इतनी वोट ली, फला में इतनी वोट ली, फला में इतनी वोट ली। बीजेपी में हमेशा कभी चौथी पोजीशन, कभी छठी पोजीशन, कभी दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन। इतनी वोट लेना बड़ा आदमी किसी का मतलब रिलेशन निभा दे या डम्मी कैंडिडेट हो, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। नंबर 3 डम्मी कैंडिडेट इसका जब होता, इंद्रजीत सिंह ने कभी रेवाड़ी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा और मैंने कभी पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ा। आपने कभी सोचे नहीं कि अगर राव इंद्रजीत मेरे खिलाफ अगर हो रहे हैं तो मैं भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ूं? सोचा था, ये भी सोचा था। जब ये सांसद बने 2014 में, 19 के चुनाव में मैंने कमेटी के पास, जहां हमारे संगठन मंत्री थे, प्रभारी थे अनिल जैन, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सबके सामने ये कहा, आप कांग्रेस को झेल रहे हो। जो आदमी खत्म हो चुका था उसको आपने राजा बना दिया। आपने अपने कार्यकर्ता को कभी सम्मान नहीं किया, उन पर भरोसा करके देखा ही नहीं। आप मुझे टिकट दे दो, मेरी सारी प्रॉपर्टी में नाम करता हूं, अगर हार गया तो पार्टी की, और मैं जीत के दिखाऊंगा। और उसका कारण है आज भी बीजेपी की हवा है, मोदी जी का जलवा है। तो वोट तो मिलेगी मोदी जी के नाम, चाहे इंद्रजीत को मिले चाहे रणधीर सिंह को मिले। इसके नेगेटिव वोट बहुत हैं, इसमें अहंकार है, अहम है, ये किसी का नहीं है, धोखाबाज है, झूठा है, सारे अवगुण है इसमें। मेरे बारे में आप कम से कम
कल की तो परमात्मा जाने, पर आज ये ओपिनियन भला आदमी है, शरीफ आदमी है, ऐसे आदमी राजनीति में आने चाहिए। और मेरा कोई विरोध नहीं, कि कोई मेरी खिलाफत नहीं, कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं। अच्छा, आपका मैंने ये तो भी देखा। इसलिए लोग मुझे वोट देंगे, मैं जीतूंगा। दोबारा चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे? देखो अब उम्र इतनी हो गई है, कभी संतोष भी होना चाहिए। अब जैसे इंद्रजीत सिंह जी 6, 7, 8 बार बन लिए, पर भूख नहीं मरी, भूख नहीं मरी। मुझे तो ये खतरा है कि मरने के बाद भी इन्होंने कह दे मैं मर लड़ूंगा। अरे अब भी तुम कुछ किया नहीं, कुछ किया होता तो लोग आप पर गर्व करते। अच्छा, आरती के लिए आपने भविष्यवाणी की, लेकिन आरती जीत गई। आप अटेली भी गए। मैंने भविष्यवाणी नहीं की, मैंने ये कहा था कि बहुत पहुंचे हुए विद्वान ब्राह्मण ने ये कहा है कि इंद्रजीत सिंह कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, और इसकी बेटी कभी विधायक नहीं बन सकती। अब बनी तो नहीं, बना दी गई। जैसे कि वो तो अटेली के लोगों से पूछ लो। इसके खिलाफ तो अतर सिंह जी ने कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है। कोर्ट में डाल रखा है, उसमें जो इरेगुलरिटी हुई उनको दर्शाया हुआ है, और जो टेक्निकल चीजें हैं वो भी दर्शाई गई हैं। अब आगे कोर्ट का मामला है, देखो कोर्ट क्या फैसला करता है। वरना जो हवा अतर सिंह की थी, और हालात बता रहे थे कि इंद्रजीत सिंह के केंद्रीय मंत्री अपनी बेटी के लिए एक एक युवा के पास, एक एक घर में, और पैदल ऐसे घूमा पसीना पसीना होके, ऐसी परिस्थिति तो कभी नहीं देखी। इतना कमजोर महसूस कर रहा था, इतना हताश महसूस कर रहा था। फिर सारी, अब मैं तो कह नहीं सकता, बड़े नेताओं से हाथ पैर जोड़े होंगे कि मेरी जान बचाओ या मेरी इज्जत बचाओ। क्या मैनिपुलेशन हुआ, कितनी देर काउंटिंग बंद रही, 10-10 पहले राउंड में जीतते रहे, और कितनी देर काउंटिंग बंद, कितनी देर रही, क्यों रही? तो कई कारण है, अब कहना बेकार है। तो मैं ये मानता हूं जीतती तब भी नहीं, जिता दी गई, ठीक है। आज विधायक भी है और मंत्री भी बन गई, उनके भाग में था, या ठाडा आदमी कोई किसी की छीन के ले ले, क्या बात? आपने कभी कहा नहीं पार्टी से कि पार्टी तो बात करती थी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे? ये फिलहाल 2 ही नेता हैं फिलहाल, एक बंसीलाल परिवार में 2 पद हैं, सांसद किरण चौधरी, बेटी मंत्री। यहाँ भी सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत, बेटी मंत्री। देखो जी, ये हुआ है तभी तो जो मूल के जो बीजेपी वाले थे, बीजेपी के जो आदमी जिन्होंने जन्म से लेकर संघर्ष किया, जिन्होंने बीजेपी के लिए खड़ा किया, बीजेपी के लिए समर्पित रहे जब राज नहीं था तब भी, वो अब कहां है? आपने, मुझे ऐसा लग रहा है राजनीति में तो केवल ये रह गया, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। बड़े लोग, पार्टियां सभी, कि हमारा राज बनना चाहिए, जो नीचे है कुचले जाओ, मारे जाओ, कुछ भी। वरना ये उम्मीद नहीं थी, हमें ये लगता था कि बीजेपी संगठन के लोगों को, जिन्होंने बीजेपी के लिए कुछ लगाया है, जिन्होंने बीजेपी के लिए कुछ खोया है, उनका ध्यान जरूर रखेगी, पर ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी से मन उछट गया आपका। नहीं, अब तो मेरा सबसे उछता हुआ है। मेरी उम्र इतनी होगी कि चुनाव में लड़ना नहीं। आज जब चुनाव नहीं लड़ना, तो किसी पार्टी से विरोध या मन भरना, उसका कोई बात ही नहीं है। और मन यूं नहीं भरता कि दूसरा कौन सा बढ़िया है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, दूसरे कोई दल है नहीं, और बीजेपी आज भी मेरी पसंद है। लेकिन अगर लोग उनको सुधार के लिए उनकी कमियां नहीं बताएंगे तो क्या होगा भाई? अच्छा, आपके कार्यकाल की बात करते हैं 2014 से 2019 तक। आप अपने कुछ काम गिनवा पाए कि मैंने ये किया इलाके के लिए, बड़े प्रोजेक्ट आप लेके आए? और एक दूसरा सवाल मेरा एडिशनल, क्योंकि काम से रिलेटेड ही है, कि एम्स के लिए किसका आप योगदान मानते हैं? देखो जी, सबसे पहले तो
मैं ये मानता हूं, मैं कहूं मैंने ये काम करा है तो मैं तो पहले ही करा देता। ये काम हमारी बीजेपी की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद सरकार के सहारे से हम बहुत काम करवा पाए। सबसे पहले आपने बहुत अच्छा मुद्दा किया एम्स के बारे में। एम्स में हम पूरे इलाके के सारे विधायक, जिसमें आप ये लगा लो इधर से पटौदी से बिमला चौधरी, रेवाड़ी से रणधीर सिंह कापड़ीवास, अपना बावल से डॉक्टर बनवारी लाल, ठेकेदार कोसली से और अभय सिंह जी नांगल चौधरी से, नारनौल से ओम प्रकाश जी, अटेली से संतोष यादव। हम सारे के सारे इस क्षेत्र के विधायक सीएम माननीय मनोहर लाल खट्टर के पास गए और हमने रामविलास जी तो मंत्री थे, वो नहीं गए ना, हम उनको लेके गए, लेकिन उनसे कह दिया था कि आप भी सिफारिश करो। हम गए, हमने जाके ये कहा कि मनोहर लाल जी आप सीएम हैं, दक्षिणी हरियाणा का ज्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि आपने ये कहा था कि हम सबका साथ और सबका विकास, तो दक्षिणी हरियाणा विकास में सबसे पीछे है। कोई भी केंद्रीय या बड़ी योजना दक्षिणी हरियाणा में नहीं है। और अब सरकार एक एम्स देने का चर्चा चल रही है, तो क्यों ना इस एम्स को हमारे दक्षिणी हरियाणा में दे दो आप, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, हम सारे आपको याद रखेंगे। और क्योंकि एम्स से हमारे राजस्थान को भी लाभ होगा और हरियाणा को भी लाभ होगा। सीरियस पेशेंटों को दिल्ली ले जाना पड़ता है, जयपुर। उनकी समझ में ये बात आई और उनको भी ये लगा कि दक्षिणी हरियाणा में वास्तव में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, और सारे मिलके चले गए तो उन्होंने हाँ कर ली। अब हाँ कर ली तो रेवाड़ी का दौरा तो सीएम साहब पहले कर चुके थे, बावल का दौरा था, और उस समय भाई डॉक्टर बनवारी लाल जी वो इंद्रजीत सिंह के ज्यादा फोल्ड में थे, वफादारी में थे, तो उन्होंने उस नाते से उनको जोर करके बुलाया और ये बातें सारी ब्रीफ कर दी कि उन्होंने हाँ कर ली है। तो जब से हाँ करवा ली तो इसको जोर क्या पड़ना था। इन्होंने मंच पे मांग कर दी और सीएम साहब ने, हम तैयार बैठे थे, उन्होंने उसको घोषित कर दिया। उसका श्रेय लेने के लिए आज भी ये कहते हैं या कहलवाते हैं या इनके चमचे कहते हैं कि राव आया एम्स लाया। अरे भाई, इस एम्स के लाने में उस समय के सारे विधायक, पूरा गांव जिसने जमीन दी, संघर्ष समिति जिसने इतना लंबा संघर्ष किया, सर्दी गर्मी छोड़ते हुए लगे रहे, याद कराते रहे, उस संघर्ष समिति ने। और चलो मैं ये भी कह लूं थोड़ा बहुत, क्योंकि ये केंद्रीय नेता है, थोड़ा बहुत सिफारिश काम इन्होंने किया है, इनका भी मान लो योगदान। तो इसमें तो सबका योगदान है, पूरा इलाके का योगदान है। जो संघर्ष में शामिल नहीं थे उनकी भी भावना दिल से ये थी कि यार ये एम्स तो खुलना चाहिए, ये इलाके के हित में है। तो सबकी भावना थी। तो एक व्यक्ति विशेष कौन हो गया बनाने वाला, क्या है? आज तक कोई काम किया हो तो बताओ, कभी मन रहा हो तो बताओ। एक और बड़ी बढ़िया बात बताता हूं मैं आपको। एक प्रोजेक्ट था रेलवे का, हमारे कुछ पार्षद मिलके इनके पास गए कि जी ये रेलवे ने मंजूर कर दिया है, हरियाणा सरकार ने भी इसको मान लिया है, पैसा दे दिया है, आप इसको ग्रीन बुक में डलवा दो। बोलो मुझे तो नहीं पता है कौन सा प्रोजेक्ट, मेरी नॉलेज में तो नहीं। अब जब इनकी नॉलेज में नहीं है, इतना बड़ा काम इनकी नॉलेज में नहीं है, श्रेय लेने के लिए पहुंच गए उद्घाटन के लिए। तो वो ही है। क्योंकि अच्छा, मैं आपसे एडिशनल सवाल करता हूं इसमें। एम्स की सीएम मनोहर लाल थे उस समय, उन्होंने ऐलान तो कर दिया, लेकिन बाद में फिर मना भी कर दिया। मना तो कर ही नहीं सकते थे, मना तो कर ही नहीं सकते थे। नहीं, खट्टर साहब का बयान था कि जोश जोश में ऐलान कर दिया। हाँ, ये कह दिया था जोश में ऐलान कर दिया, लेकिन उस जोश को अब पूरा करेंगे। जोश जोश में मेरे से भी कहा, मैंने कापड़ीवास तू जो कहलवा देता है ना, मैं कह देता हूं और बाद में मुझे दिक्कत आती है। भाई हम तो कहेंगे, इलाके के विकास की बात कहेंगे,
कराएंगे भी, कोशिश भी करेंगे। अच्छा, एक मुझे याद आ रहा है कि शायद आपका ही 2014 में रेवाड़ी विधानसभा सीट पे सबसे बड़ी जीत शायद आपकी रही है अभी तक। हाँ बिल्कुल 45,000 बिल्कुल वोटों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको संघर्ष की राजनीति के तौर पर देखते हैं या फिर ये लगे कि बीजेपी की हवा थी इसलिए मैं जीत गया? देखो जी, मैं बड़ाई नहीं करता, इसमें मैंने सारी चीजों का योगदान है। एक एक चीज का असर तो पड़ता है, एक एक बात का असर पड़ता है। कोई बहम पाल ले कि मैं हूं आज, एक बात मान के चलो, माननीय मोदी जी है, अगर पार्टी से हटके मान लो, फिर क्या है? पार्टी जरूरी है। हाँ, पार्टी का एक महत्व होता है। राहुल गांधी संस्कृति को भी नहीं जानते, लेकिन कांग्रेस के कुछ है तो है। राव तुलाराम के वंशज राव इंद्रजीत अपने आप को बताते हैं, लेकिन एक पूर्व की सरकार में जब वो हरियाणा में मंत्री होते थे, एक किस्से का जिक्र आप भी कर रहे थे कि उनके नाम की एक छोटी ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। इससे तो ये लगता है कि केवल सत्ता प्राप्ति के लिए तो किया राव तुलाराम के नाम का उपयोग, वरना इनका राव तुलाराम से कोई किसी किस्म का संबंध नहीं है। देखो, गोद पे गोद, गोद पे गोद, गोद पे गोद, और गोद पे कोई गद्दार आ जाए तो अगर गोद पे ये अपने आप इनको वंशज मानते हैं, तो क्या उस वंशज के नाम के लिए खरे उतरे? ये बंसीलाल की सरकार में मंत्री थे, और मंत्री होते हुए विधानसभा में राव तुलाराम की नाम की छुट्टी कैंसिल की गई। उस समय की सरकार ने गद्दार कहने में कसर नहीं छोड़ी। और ये इतने कमजोर, इतने असहाय या इतने नीरस, राव तुलाराम की छुट्टी कैंसिल होती, होने दो, कोई गद्दार कहता है कहने दो, अरे फिर तुम्हारे संबंध क्या है? और इतनी बड़ी ताकत लेके पूरा इलाका साथ खड़ा है, उस समय ये इस्तीफा नहीं दे पाए। सच बताऊं, मेरा जैसा आदमी हो, अब रघु यादव ने इस्तीफा दिया, आदमी के अंदर का वो होना चाहिए जिगरा। ऐसे कायर लोगों को स्वीकार किया, या इनका प्रारब्ध था, कभी का रहा होगा। आपने कभी सोचा बीजेपी के अलावा किसी पार्टी से कोई ऑफर मिला हो, या पहले कभी मिला हो कि मैं और पार्टी देखो से? जी, कांग्रेस में तो स्थापित थे ये। माननीय चौटाला जी ने मेरे से कहा था, बुला के कहा था, लेकिन मैंने ये कहा, साहब हमारे यहाँ लोक दल का रेवाड़ी की सीट ऐसी परिस्थिति में है कि बात बनती नहीं, मेरी खास तौर पे। अच्छा, एक काफी लंबी बातचीत हो रही है हमारी। लगातार चुनाव लड़ते हैं रणधीर कापड़ीवास। 2019 में टिकट कट गई, और 2024 में, 19 में तो निर्दलीय लड़े भी, असली बीजेपी और नकली बीजेपी का नारा दिया, और कहीं फायदा ये भी हुआ कि चिरंजीव राव को भी उससे फायदा मिला। लेकिन 2024 में रणधीर कापड़ीवास चुप क्यों हो गए? बार बार निर्दलीय चुनाव लड़के मैंने देख लिया था कि बिना टिकट के बात नहीं बनती। और इस बार दूसरा कारण ये हुआ कि मेरे उस समय कोई और लोग नहीं लड़ रहे थे। इस बार मेरा ही भाई सतीश यादव चुनाव लड़ रहा था, मेरा भांजा सन्नी चुनाव लड़ रहा था। मेरे से मनोहर लाल जी ने कहा स्वयं, कापड़ीवास जी अब इस बार चुनाव मत लड़ना, मेरे मान जाओ, मेरे कहने से चुनाव मत लड़ना। तो कई फैक्टर ऐसे हो गए जो मैंने चुनाव नहीं लड़े। अच्छा, भविष्य में आप किसको देखते हैं कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आपकी तरफ से कौन आगे रहेंगे? देखो, मेरी तरफ से जैसे कयास लगाते हैं कि अपना मुकेश जी के लिए, मुकेश को मैंने ये कहा, मगर भाई मैं ना थोपना चाहता। ये इंद्रजीत जैसे लोगों का जिनको केवल सत्ता चाहिए, राज चाहिए, हाय मर जाएंगे, तो वो थोप सकते हैं कभी किसी को, कभी किसी को, अब बेटी को। पर मैंने ये कहा कि हम थोपेंगे नहीं भाई,
आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, वो त्याग होना चाहिए, वो स्नेह होना चाहिए। लोगों का दिल जीतो, पब्लिक में जाओ, दिल जीतो और पार्टी में अपनी पकड़ बनाओ, लोगों से संपर्क करो। और जब कर आओगे तो हम ऐसी परिस्थिति में अगर मुकेश पहुंचता है तो फिर हम बाहर कहाँ जाएंगे, हम साथ खड़े। अच्छा, चर्चा तो अलग अलग तरह की रहती है, लेकिन मैं आपसे, क्योंकि स्पष्ट सारे जवाब आप दे रहे हैं खुल के, ना पार्टी की चिंता ना भविष्य की चिंता, क्योंकि एक उम्र भी फिलहाल बिल्कुल उस पड़ाव में है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ 2024 में आपने किसकी मदद की? 2024 में मैं रेवाड़ी में, मैंने बताया कि मेरा भाई सतीश, उसने कहा था मेरी मदद करो, उसने कहीं फोन पे कहलवा दिया तो मैंने उसकी भी कह दी। बाकी ज्यादातर मैंने ये कहा कि भाई अपनी जहां आपकी आत्मा मांगे वहां करो। मैंने लक्ष्मण से कहा था, मेरे पास आए थे, मगर भाई लक्ष्मण मेरी मदद चाहते हो तो अब श्रेय तो आप देंगे। इंद्रजीत को बड़े बड़े फोटो होर्डिंग लगा रखे हैं, भाई मेरा लगा दे, मैं तेरे उसमें चला जाऊंगा। ये तो लगे कोई आदमी मांग रहा है, घर आ गए, चलो टिकट कट गई, दुख तो मुझे भी होता है, मेरी टिकट कटी है तो रेवाड़ी की टिकट पे तेरा अधिकार भी क्या था, पर हाँ इसने कटवा दी, मजबूरी में तुझे मिल गई। और हालात बहुत अच्छे, मैंने कहा, क्योंकि सब लोग बीजेपी में जुटे हुए थे, बीजेपी की हवा बना रखी है काफी लोग, रणधीर सिंह कापड़ीवास बीजेपी, मुकेश यादव बीजेपी, सतीश यादव बीजेपी, अरविंद यादव बीजेपी, सतीश खोला बीजेपी, सब बीजेपी की चर्चा, बीजेपी की बात, बीजेपी का रोला कर रहे थे। पर अब भी आज की तारीख में तू हार रहा है, पर जीत सकता है। यहां कुछ पैसा खर्चना पड़ेगा, कुछ सौदा खरीदना पड़ेगा। बोले मेरे पास तो पैसा नहीं है, ये काम तो मैं नहीं कर सकता, मगर नहीं है तो हारेगा, ये भी कह दिया था मैंने। पर वह भाग्यशाली था, किस्मत को कौन कर सकता है। 3-4 करोड़ रुपए पार्टी ने दे दिया, आते वो जीत भी गया। बड़ा दावा कर रहे हैं आप, ये पार्टी ने पैसा दिया चुनाव लड़ने के लिए? हाँ दिया, और दावा भी सही है, दिया। जब हम चुनाव लड़े, कई बार लड़े, हारे भी जीते भी, हमें तो कभी नहीं दिया। तो आप कैसे कह ना सकते हमने हैं मांगा है, उनको मिला, ये कैसे कह सकते हैं? किनको? लक्ष्मण को। सबको पता है, उसको पता है, वो खुद भी कहता है, और देने वाले कहते हैं आपको सबूत चाहिए दे दूंगा। आप पूछ लेना, बता देगा वो। चलिए, मतलब मैं झूठ बात नहीं कहता। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और अलग अलग नेताओं से मिलता रहता हूं, लेकिन आपने जिस अंदाज में सारी बातें कहीं खुल के, किसी बात का कोई भय, कोई डर, क्योंकि कई बार राजनेता पीछे हट जाते हैं, इशारों में बात करते हैं। अब भाई उम्र इतनी हो गई, अब सच बात है, ये भी मैं यूं कहेगा कि आप कापड़ीवास चल के आ गए, कुछ उम्मीद लेके आए हो, और ये भी महसूस करते थे यार कापड़ीवास ही बड़ा खुल के बोलते हैं तो कोई ना कोई। मैंने कंट्रोल काफी किया है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ शांत रहने की। आपने देखा होगा मैं बहुत कई महीनों से अपने घर बैठा हूँ, भगवान का भजन करो, ध्यान रहो, भगवान करे कोई जीते कोई हारे, भगवान करे जो अच्छा काम करे वो जीतता रहे, कोई भी हो जाए। अगर इंद्रजीत सिंह भी बढ़िया काम करने लग जाए, अपने पुराने तरीकों को छोड़ के समाज के प्रति समर्पित होके क्षेत्र के लिए अगर कुर्बानी देने लग जाए, या उसकी बेटी उस तरह से करने लग जाए, तो मैं तो भगवान से उनकी प्रार्थना कर दूंगा। सच बात है ये। तो मैं तो ये चाहता हूँ, भगवान करे यहाँ इस क्षेत्र के लोग, इस क्षेत्र के नेता ईमानदार, जनता के प्रति समर्पित, राष्ट्र के प्रति समर्पित और संघर्षशील, मेहनत करने वाले, सबका साथ देने वाले, और फिर किसी के साथ भेद ना करने वाले। जब मैं विधायक बना तो मैंने ओपनली ये कह दिया था, हर बार प्रेस में कहता था, भाई रेवाड़ी में रिश्वत नहीं चलने देंगे। अगर किसी से कोई अधिकारी रिश्वत लेता है तो भाई मेरे पास आ जाए, मुझे बता दे और अपने पैसे ले जाए। हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और फिर उस अधिकारी को हम देखेंगे, पैसे आपके वापस दिलाएंगे। और ऐसा हमने 1-2 बार किया, उससे चेक रही, एक भय हो गया, अरे कोई चुपचाप दे दे, हमें ना बताओ तो मैं क्या करूं। तो मैं यूं कह रहा था कि अब मेरा मन जो है ना तो किसी के विरोध में है। इंद्रजीत सिंह के खिलाफ जो कहा है उसको वो विरोध मान ले, सच्ची बात को विरोध मान ले,
तो इसका कोई चारा नहीं। पर मैं सच कह रहा हूँ, विरोधी नहीं हूँ, लेकिन तू अपने कर्म सुधार ले। और इतना कमजोर हो गया, ये पंचायत बैठी है यहाँ अपने रामगढ़ भगवान पर, मैं संघर्ष एक समिति बैठी है, बेचारे आंदोलन कर रहे हैं। अरे तैने कहे, अपने मुंह से कहे, जो आदमी थूक के चाट ले उसको क्या नेता मानोगे आप बताओ? सही बात है। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि नहीं कहा कि तुम ये जमीन दे दो, फिर हॉस्पिटल बनेगा। कॉल रिकॉर्डिंग उनके वायरल हुई। हाँ, तो ये तो थूक के चाटने वाली बात होगी भाई। और कह के कोई फिर जाए तो क्या करे? और फिर उसमें स्टेटमेंट दे दी ऊपर से, मुझे मारने का खतरा है, मुझे मार देंगे, मुझे जान के मारने का खतरा है। अरे इतना बड़ा नेता इतना डर गया, इतना सहमा हुआ है, तो ये तो भगवान ही बचाएगा। फिर ऐसे क्या नेतृत्व हुआ और क्या मंत्री हुआ और क्या क्या कहोगे? तो साहसी आदमी नहीं, कायर है। आप बताइए, ऐसे शब्द कौन कहता है? रेवाड़ी पीसफुल एरिया, किसी एक नेता दूसरे को गाली भी नहीं देता। ये कहते हैं गोली मार देंगे, मुझे जान से मरने का खतरा है। आपने देखा उन दिनों में कितना सहमा हुआ था, लेकिन वो डर के मारे सहमा नहीं था, अपनी गिलानी से पीड़ी था। तू झूठ बोल रहा है, तू इराके के साथ धोखा कर रहा है। अब और ज्यादा तो मैं क्या कहूँ भाई, भगवान उसको सद्बुद्धि दे। और वो अब उम्र इतनी होगी, उसको भी मेरी तरह अब संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति काम करने के बाद, क्योंकि अब तो सांसद है, मंत्री है। जब तक दायित्व है काम करो, आगे तो तुम खुद हो जाओगे या भगवान कर देगा। होना तो महाराज जैसा ही, उनने भी नहीं, एक बात है, होना ही है, उम्र तो सबकी आएगी। यस, होना ही है। बड़े बिल्कुल अच्छे माहौल में आपने बात की, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू भाई साहब। तो रणधीर कापड़ीवास रेवाड़ी के पूर्व विधायक, भले ही एक बार विधायक रहे हो, लेकिन राजनीतिक जीवन काफी लंबा संघर्ष इन्होंने किया और कई बड़े दावे भी किए, कुछ खुलासे भी किए जो आपके सामने पेश है। विकास कार्यों से संबंधित एम्स का भी एक इन्होंने खुलासा किया कि सारे विधायक उनके पास गए थे, सिर्फ राव इंद्रजीत का श्रेय नहीं है। कई मुद्दों पर बातचीत की, आगे भी लगातार ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।